तो आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम बटलर यीट्स की फेमस पोएम द सेकंड कमिंग का एनालिसिस करेंगे। मतलब इसके अंदर मैं आपको टेक्स्ट नहीं समझाऊंगा, टेक्स्ट एक वीडियो में समझा चुका हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो भी इसका हिडन मीनिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, वो सब समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। द सेकंड कमिंग यीट्स की सबसे फेमस पोएम। इस पोएम से बहुत सारी कोटेशंस भी बन चुकी हैं। पोएम को शुरू करते हैं, मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा और ये क्यों लिखी गई, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है ये भी समझाऊंगा। शुरू करते हैं। तो पोएम शुरू होती है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। इन दो लाइनों से, इन लाइनों में पोएट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि एक पक्षी है, एक बर्ड जिसका नाम है फैल्कन, एक बाज जैसा दिखने वाला पक्षी जो ऊपर आसमान में उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है? गोल गोल, टर्निंग एंड टर्निंग, यानी गोल गोल वो पक्षी हवा में उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उसका जो हवा में गोला बन रहा है, गोल गोल, वो बड़ा होता जा रहा है। वाइडनिंग का मतलब बड़ा होता जा रहा है, जायर का मतलब गोला। तो गोल गोल वो पक्षी हवा में उड़ रहा है और उड़ते उड़ते उसका हवा में गोला जो है वो बड़ा होता जा रहा है, वाइडनिंग जायर। उसके गोल चक्कर बड़े होते जा रहे हैं। तो अब वो फैल्कन, वो बाज इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि वो अपने मालिक की, फैल्कनर की बात नहीं सुन रहा। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। नीचे खड़ा मालिक, उसका फैल्कनर, उसका बाज पालने वाला बाजीगर उसे आवाजें दे रहा है, लेकिन वो उसकी आवाज ही नहीं सुन रहा है। इतना मदमस्त हो गया उड़ने में। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजें टूटकर बिखर चुकी है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड। अब सेंटर, इन चीजों को कंट्रोल करने वाला सेंटर, वो कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। सेंटर कैन नॉट होल्ड। मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मेयर का मतलब है यहाँ पर सिर्फ, और इस पूरी लाइन का मतलब है कि चारों तरफ इस दुनिया में सिर्फ तबाही और अराजकता फैल चुकी है। लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि पूरे संसार में फैल चुकी है। एक खून की डार्क रेड लहर इस पूरी दुनिया में फैल चुकी है। द ब्लड डिम टाइड इज लूज्ड। एक खून की काली डार्क रेड लहर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। एवरीवेयर, हर जगह पर फैल चुकी है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। वो खून की लहर सब जगह फैल चुकी है, तो उस खून की लहर में सब डूब चुके हैं। हर जगह पर वो फैल चुकी है। जहाँ जहाँ इस दुनिया में इनोसेंस की सेरेमनी हो रही थी, जहाँ भी इनोसेंस की सेरेमनी हो रही है, इस लहर ने सबको निगल लिया है, यानी सब डूब गए इस लहर के अंदर। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? द बेस्ट लैक ऑफ कन्विक्शन। यहाँ पर बेस्ट वर्ड यूज किया गया है, जो लोग अच्छे लोग हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि सबसे बुरी बात यह है कि अच्छे लोगों में विश्वास की कमी है। अगर उनकी आंखों के सामने गलत होता है तो वो देखेंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। लेकिन वहीं बुरे लोग, while the worst are full of passionate intensity, लेकिन वहीं बुरे लोग, वर्स्ट पीपल, फुल ऑफ पैशनेट होकर इंटेंसिटी से क्राइम करते रहते हैं। उनको तो फुल जोश मिलता है क्राइम करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का पब्लिक प्लेस पर किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दे, तो वहाँ खड़ा हर एक आदमी तमाशा देखेगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं। यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि surely some revelation is at hand। तो अब जब ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो पोएट यहाँ पर श्योर हैं कि कुछ बहुत ही खतरनाक, बहुत जल्द होने वाला है। पोएट यहाँ पर श्योर हैं कि surely the second coming is at hand। पोएट श्योर हैं कि सेकंड कमिंग होने वाली है। तो क्या है ये सेकंड कमिंग? एक बार फिर से पोएट एक्साइटेड होकर बोलते हैं द सेकंड कमिंग। देख लो, द सेकंड कमिंग। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। आज तक शायद ही ये वर्ड्स किसी ने कहे होंगे, मुश्किल से ही। व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट। इस लाइन का मतलब यह है कि पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा है। उनके सपने में एक बड़ी सी इमेज आई है, एक वास्ट इमेज ऑफ स्पिरिटस मुंडी। देखो, कुछ इस टाइप की इमेज। समवेयर इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट, एक बड़े से रेगिस्तान में, कहीं किसी डेजर्ट में रेत ही रेत थी चारों तरफ, रेत के बीचों बीच। उसका शेप कुछ ऐसा था, यहाँ पर पोएट बताते हैं, अ शेप विथ लॉयन बॉडी, जिसकी बॉडी तो लॉयन जैसी थी, एंड द हेड ऑफ मैन, इंसान का सर था। देखो, वो कुछ ऐसे देख रहा था, अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। मतलब वो स्पिरिटस मुंडी का स्टैच्यू कुछ ऐसी नज़रों से देख रहा था, एकदम ब्लैंक नज़रों से, आंखों से, निर्दयता से। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, वो एकदम पिटीलेस था, जैसे कि सन, सूरज की तरह। जैसे सूरज अपनी आग बरसाते हुए बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता, ठीक वैसे ही। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज,
वो धीरे धीरे अपनी थाइज से यानी कि अपने लेग्स से, अपने पैरों से रेत पर चलता है, वो मूव करता है धीरे धीरे। वाइल ऑल अबाउट एट रील शैडोज ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। इस लाइन का मतलब है कि जब वो रेगिस्तान में धीरे धीरे चलता है तो रेगिस्तान के जो पक्षी हैं जो ऊपर उड़ते हैं रेगिस्तान में, वो आसमान में उड़ते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके चलने से। तो उनकी परछाइयाँ, ऊपर उड़ते उड़ते पक्षियों की परछाइयाँ ज़मीन पर पड़ती है और फिर अचानक से द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, अंधेरा सा छा जाता है। लेकिन अब मुझे पता है, पोएट यहाँ पर बोलते हैं, बट नाउ आई नो, अब मुझे पता है कि 2000 सालों की स्टोनी स्लीप लेने के बाद में, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, 2000 सालों की पथरीली नींद लेने के बाद में, वर वैक्स्ड, डिस्टर्ब हो गया टू नाइट मेयर बाय अ रॉकिंग क्रैडल, हिलते हुए पालने की आवाज़ ने इसको तंग करके जगा दिया। एंड वॉट रफ बीस्ट, तो अब इस रफ बीस्ट का टाइम आ गया है। आखिर वो टाइम आ चुका है, आखिर वो घंटा आ चुका है जब जीसस फिर से आएंगे। ये जानवर उस ओर बढ़ रहा है जहाँ जीसस का जन्म हुआ था, बैथलीहम में, वहीं उनका फिर से जन्म होगा। अब इस पोएम का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पोएट ने इस पोएम में ये बताने की कोशिश की है कि ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम लोग वायलेंस और अराजकता को अब कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना बढ़ चुका है, इतने पाप बढ़ चुके हैं, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है सारी चीज़ें। आज की दुनिया का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही खराब हो चुका है, पाप बढ़ चुके हैं। तो अब सेकंड कमिंग होने वाली है। सेकंड कमिंग का सिंपल मैसेज ये है कि अब टाइम अप हो चुका है, गॉड खुद संभालेंगे चीज़ों को। ये पोएम यीट्स ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर लिखी थी, जब बहुत सारे देशों की लड़ाई में, इस दुनिया में जो लड़ाइयाँ हो रही थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, कितने सारे मासूम लोग मारे गए, किस तरह डेवलपमेंट के पीछे, प्रोग्रेस के पीछे हम पागलों की तरह भाग रहे हैं। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि सब धोखा है, सब भ्रम है, चीज़ें बड़े होते होते गोले की तरह आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है कुछ इस तरह से। पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कंट्रोल करती है। क्या कर लोगे? तो इस 2000 सालों में जितनी भी साइंटिफिक और नॉलेज बढ़ाई है हमने, या फिर जितनी भी डेवलपमेंट हमको करनी थी हमने कर ली, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमको दिखा दिया कि हम अंदर से तो अभी भी जंगली जानवर ही हैं, खून के प्यासे हैं, खून की लहरें यहाँ वहाँ फैल गई हैं, इनोसेंस उसमें डूब चुकी है। लगता तो ये सब सपने की तरह है, लेकिन सब रियलिटी है। एक फाइनल इमेज जो पोएट ने प्रेजेंट की है, लायन की बॉडी और इंसान का सर। इस इमेज का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं कि पिछले 2000 सालों से हम बड़े सिविलाइज्ड हो गए हैं, हमने काफ़ी डेवलपमेंट कर ली है, तो सच तो ये है कि इंसान ने अपनी बर्बादी के बीज खुद ही बोए हैं। अब ये बीस्ट जाग गया है और एक नई एज ऑफ डार्कनेस शुरू होने वाली है। ये इस पोएम का मतलब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले इस पोएम का नाम रखा गया था द सेकंड बर्थ, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके द सेकंड कमिंग रखा गया। जैसा बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है क्राइस्ट का सेकंड बर्थ होगा, ये पोएम उसी की बात करती है, लेकिन ये बर्थ अब उस रूप में बिल्कुल नहीं होगा जैसे पहले हुआ था। अब जो पैदा होगा वो बीस्ट होगा, फिर से एक नई सिविलाइजेशन शुरू होगी, और वो सिविलाइजेशन किसे पूजेगी ये पता नहीं, लेकिन पोएट को लगता है कि ऐसी राक्षसी और डेमोनिक पावर्स को पूजेगी ये नई सिविलाइजेशन। इस सब के बारे में बात की गई है। तो ऐसा क्या है इस पोएम में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये दुनिया जो है मानव जाति के 2000 साल के इतिहास से वाकिफ़ है। मतलब यानी जब से क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ था, जब उनको लटकाया गया था, तब से लेकर यीट्स ने जो टाइम देखा था तब तक, जब ये कविता लिखी गई थी तब के टाइम तक, यीट्स के टाइम तक 20 शताब्दियाँ गुजर चुकी थी। इंसानी जाति ने, मानवता ने खूब तरक्की कर ली थी, क्योंकि तब से लेकर अभी तक इंसान ने अपने ज्ञान को बढ़ाया ही बढ़ाया था। ऐसे लगता था जैसे सब कुछ इंसान के हाथ में है। इंसान डार्कनेस से लाइट में आया, और बदलते वक्त के साथ साथ उसे एक बात समझ में भी आने लगी कि उसे अपना विकास खुद करना है, कोई उसका विकास करने आएगा नहीं। उसे ही अपने आप में कंट्रोल रखना है, अपनी सिचुएशंस को भी खुद ही कंट्रोल करना है। मैं इस पोएम की कुछ शुरुआती पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा वो क्या बोलते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड,
मे एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर आप गौर करो, एक वर्ड यूज हुआ है जायर। इसको यीट्स ने एक सिंबल की तरह यूज किया है। जायर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो ऊपर जाते वक्त बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, सिंबल किस चीज़ का है ये सर्कल? तरक्की का, रेवोल्यूशंस का, ऐसी चीज़ों का जिसने इंसान को लाइट में लाया है। ये जायर है। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है, तरक्की हुई है, रेवोल्यूशन हुई है, इन सब चीज़ों ने इंसान को डार्कनेस से लाइट में लाया है। इंसान एनलाइटन हुआ है। तो ह्यूमन रेस ने जब इतनी तरक्की कर ली है तो यहाँ पर यीट्स बोलते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये जायर अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, तरक्की एक हद से ज़्यादा होती जा रही है। और ये बात तब साबित हुई जब पहला विश्व युद्ध हो गया कि एक अकेला इंसान भी पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए यीट्स ने कहा कि बाजीगर ने अपनी बात से कंट्रोल खो दिया है। द सेटर कैन नॉट होल्ड, द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर। अब बाज जो है अपने बाजीगर की नहीं सुन रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। अब यहाँ पर सेंटर किसको कहा है मैं आगे आपको पोएम में बताऊंगा, लेकिन यीट्स का यहाँ पर क्या कहना है आप पहले वो समझो। वो कह रहे हैं कि हम अब तक मानते आए हैं कि मानव जाति ने एक आर्क में प्रोग्रेस की है। मतलब हमें लग रहा था ना कि एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो सब एक भ्रम था, क्योंकि सेंटर कभी भी इतना पावरफुल था ही नहीं। उसने तो अपना कंट्रोल खो दिया है। अब कंट्रोल कौन करेगा? न जाने कितने ही ग्रेट फिलोसोफर्स आए। अब गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर यीट्स की चिंता जायज़ थी। जिस टाइम पर ये कविता लिखी गई थी उनकी चिंता जायज़ भी तो थी। अगर हम होते तो हम भी ऐसा ही सोचते। न जाने कितने ही थिंकर्स आए इस दुनिया में, बड़े बड़े थिंकर्स आए, जैसे जॉन लॉक, रूसो, एरिस्टोटल, प्लेटो। इन सब ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने आइडियाज़ रखे। हम यही मानकर चल रहे थे कि इंसानियत से उम्मीद रखी जाती है कि मॉडर्न सोसाइटी में सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, डिग्निटी होगी। न जाने कैसी कैसी बातें की गई, लेकिन ये सारी बातें अब खोखली साबित हो रही है। कब कब की बात कर रहा हूँ मैं? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, जब इंसान को इंसान का खून बहाने में दया नहीं आ रही थी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। जॉन लॉक जैसे बड़े फिलोसोफर, वैसे तो बात नहीं कही है डायरेक्टली, कोई नाम नहीं लिया इन्होंने। जॉन लॉक एक ऐसे विचारक थे जिनकी वजह से इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति। आपने नाम सुना होगा गौरवपूर्ण क्रांति का। उस वक्त खून का एक भी कतरा नहीं बहा था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड वासियों को इस बात पर प्राउड था कि हमारे यहाँ पर देखो खून का एक कतरा भी नहीं बहा। और इसमें जॉन लॉक के विचारों का बहुत बहुत बड़ा हाथ था, कहा जा सकता है। लेकिन उसी इंग्लैंड ने वर्ल्ड वॉर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सिर्फ दूसरे के लोग नहीं, इंग्लैंड के खुद के लोग भी मरे थे उसके अंदर। तब कहाँ गई थी वो बड़ी बड़ी बातें, वो गुरूर कि हमारे यहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं बहा। तो हम जो बचपन से लोगों में क्रिश्चियन मॉरलिटी डालते हैं, हम जो मॉरलिटी सिखाते हैं लोगों को, वो सारी की सारी खोखली साबित हो रही है। आपको पता है बचपन से बच्चों को मॉरल बुक्स क्यों पढ़ाई जाती है, धार्मिक क्यों बनाया जाता है? इतनी साइंटिफिक प्रोग्रेस होने के बावजूद भी बिलीवर क्यों बनाया जाता है उनको? क्योंकि ये माना जाता है कि इंसान बॉर्न इवल होता है। इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसे गाइड करें। तो ये मॉरलिटी जो होती है ना, इसको यहाँ पर सेंटर कहा गया है। तो ये सेंटर जो है कमज़ोर है, खोखला है, यहाँ पर यीट्स बोलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई जब वर्ल्ड वॉर, युद्ध जैसी सिचुएशन सामने आ गई। जब युद्ध में लोग अपने ही जैसे इंसानों की जान ले रहे थे, उस वक्त उन्हें क्रिश्चियन मॉरलिटी याद नहीं आई। जो मॉरलिटी उन्हें बचपन से सिखाई गई वो याद नहीं आई। इस चीज़ को यहाँ पर सेंटर बोला है। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे माने कि इंसानियत कभी मॉरल थी ही नहीं, बस मॉरल होने का दिखावा करती थी? दरअसल अगर आप गौर से पढ़ो ना, तो ये पोएम इसी बारे में है। यही मेन आइडिया है इसका कि क्रिश्चियनिटी और मॉरलिटी झूठी है। यीट्स ने इस पोएम को लिखने के लिए जिस एक एक वर्ड का सिलेक्शन किया ना दोस्तों, वो बड़े सही हैं, बड़े काम के हैं। अगर आप एक एक वर्ड को नोट करो तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम सब ने मिलकर मॉरलिटी का एक झूठा सपना देखा जो टूट गया जब वर्ल्ड वॉर हो गया। तो और भी बहुत सारे हिडन आइडियाज़ हो सकते हैं इस पोएम में जो शायद मैं देख नहीं पाया, मेरी आंखें देख नहीं पाई, या हो सकता है कि मेरी उम्र नहीं देख पाई। लेकिन एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि यीट्स यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अंत होगा तो सबका एक साथ होगा। ये चीज़ साबित करने में वो सफल रहे इस पोएम के ज़रिए। पोएम छोटी सी है लेकिन दोस्तों बहुत गहरा मतलब है इसका। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पोएम को देखने का एक नया नजरिया पता चला होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट